सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज भी अहम केस की समातें हुई हैं और साथ ही साथ फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के जो खिलाफ तौहीन अदालत केस की जो समात लगी हुई थी, आज वो भी हुई। फैसल वाडा ने 17 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई हतक अमेज़ लहजे में पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की धमकी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देते हुए कहा था कि हमें इन पर प्रॉक्सीज के जरिए डराया ना जाए। जबकि मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी बगैर पैसा खर्च किए इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकता। एक जज दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेज सकता है, तो खुद इसके लिए ये पाबंदी क्यों नहीं है? ये सवाल उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया था। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल ने, हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ अपनी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामा जमा करवा दिया था, जो अदालत ने ना सिर्फ मुस्तरद कर दिए आज, बल्कि तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। ये कहा गया, जिस तरह से हमने देखा कि हालिया दिनों में एक ये डेवलपमेंट भी आई कि अदालती कार्रवाई जो है उसको अब नशर नहीं किया जाएगा। इंतहाई अहम किस्म के रिमार्क्स हैं, वो सिर्फ चलाए जा सकते हैं और इस हवाले से कहा गया था जनाब, इसके अलावा ना तो टिकर्स इस हवाले से चलेंगे और ना ही इस तरह की जो कार्रवाई है उसको, जो मामलात हैं उसको कोर्ट किया जाएगा यहाँ पर। लेकिन आज हमने देखा कि यही सवाल चीफ जस्टिस ने उठाया कि अगर आप तौहीन अमेज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस चला सकते हैं तो पैमरा को ये कहा गया कि जनाब अदालती कार्रवाई चलाते हुए क्या प्रॉब्लम है, इस पर पाबंदी की समझ नहीं आ रही, ये वजह क्या है? तो ये मामला भी आज ज़ेर बहस रहा। आज के इस केस के हवाले से अपने पैनलिस्ट से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, हमाद रोहेला भी उनके हमरा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ाहिर शाह शराजी पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। हमाद, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ, कानूनी तौर पर हमारी रहनुमाई भी फरमाइएगा। ये जो एक तो केसेस हैं जो ख़ास तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर इसमें आपकी माफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया जाता है तो इस सिलसिले में आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती है, और अगर सज़ा हो तो वो उसका मामला किस तरफ जाता है? दूसरा ये कि ये जो आज समात हुई उस हवाले से भी अपना तज्जिया पेश कीजिएगा। देखिए, पहले तो मैं ये समझाता चलूँ कि जजेस को या अदालतों को स्कैंडलाइज करना अब सभी जान गए हैं कि हमारे कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, और ये कानून आज का नहीं है। अगर आप इसको पीछे देखें तो ये 1926 में प्री पार्टीशन के टाइम का कानून है, जो कि इंडिया पाकिस्तान में आया था। उसके बाद इंडिया ने 1951 में गालबन इसको अपने एक एक्ट से चेंज किया, जिसको दोबारा 1960 में उन्होंने रिप्लेस करने के लिए एक बिल पेश कर दिया। उस बिल को पास होते हुए भी कुछ 10-11 साल लग गए। 71 में जाके जो उनका लेटेस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो इस वक्त लागू है वो आया था। पाकिस्तान में भी 1976 में भी एक कंटेम्प्ट का कानून मौजूद था, उसको 2003 में रिप्लेस किया गया है। इन सब में क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट दोनों का कॉन्सेप्ट रखा गया है, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं है, इंग्लैंड जैसे मुल्क में भी मौजूद है। 1981 में उनका ये एक्ट पास हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट को बरकरार रखा था और इसकी 2 साल सजा भी रखी थी। यूएसए का भी जो कोड है वो डील करता है, वहां पर भी डील किया जाता है कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को भी, और उसमें भी सजा दी जाती है। तो ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जजेस ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तो ये पूरी दुनिया में इसकी इजाजत नहीं दी जाती। अब अगर हम इस वक्त बात करें फैसल साहब की या मुस्तफ़ा कमाल साहब की, तो ये बहुत पुराने लोग हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं, ये इनकी कोई पहली बारी नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं हर चीज़ की नाजुकी को, हर मोड़ को, हर पेचीदा मामले को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये कहना, अगर ये कहा जाए तो मैं कि ये लोग नहीं जानते कि अल्फाज का एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है, तो ये बात मैं मानने से कासिर हूँ। दूसरी बात ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इनकी तरफ से, ऐसा नहीं है कि हीट ऑफ द मोमेंट में या कहीं प्राइवेट गैदरिंग में ये बैठे हुए थे, इन्होंने कोई बात की और इनके मुंह से निकल गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आपको याद होगा तलाल चौधरी साहब ने भी फैसल वाडा के बाद तलाल चौधरी की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, फिर मुस्तफ़ा कमाल की भी, आज यही नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस रहा कि आपने क्या इंस्पायर होकर आपने फैसल वाडा से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी? मुस्तफ़ा कमाल साहब ये सवाल पूछा गया था आज। जी बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि सजा देना, सजा का यकीन होना किसी भी माशरे की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर आप लोगों को सजा नहीं देंगे तो एक से ये तासुर बढ़ता जाएगा, ये लोग कंटेजियस होती है क्रिमिनल एक्टिविटीज, और ऐसा बिहेवियर देखने में ज्यादा फ्रीक्वेंटली आएगा। इसलिए सजा की यकीनी बहुत जरूरी है। तो मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि ये मानने से मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि अल्फाज के क्या असर होता है। इन्होंने बहुत सोच समझ के एक बात की है। ये अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से एक गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई है। मेरे ख्याल से इस पे अदालत को बड़ेपन का अगर मुजाहरा करेगी तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर कोई शख्स पीछे ही नहीं हट रहा और अपने जगह पर खड़ा है, और आज भी फैसल साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने दोबारा उस खत का जिक्र किया। मैं उस खत के बारे में भी दोबारा बताता चलूं, वो भी एक बड़ा मिसलीडिंग खत है। उस खत में एक जज से वो डॉक्यूमेंट मांगा गया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, जिसको रखने के बारे में कानून उसे पाबंदी नहीं करता, और उस डॉक्यूमेंट के ना होने पे वो एक जज को गैर मुल्की साबित करने पे तुले हुए हैं, और तमाम कानूनी जो रुकावटें हैं वो पार करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे नजदीक जिसने माफी मांगी है उसके बारे में बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है लगारी साहब, एक तो आज जो माफी थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। अब ये समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई है। क्या देख रहे हैं इस केस में होता हुआ, और क्या ये जो अभी सारी सिचुएशन पेश आई है, जैसे हमाद भी कह रहे हैं कि अगर माफ़ी मांग ली गई थी तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आप समझ रहे हैं कि अदालती मूड अभी ये है कि वो अभी देखना चाह रहे हैं मामला किस हद तक जाता है, और उसके बाद फिर जाके ये मामला को देखा जाए। तो ये एक अदालती मूड के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, खासतौर पर ऐसे मामला में जहाँ पहले ही कंटेम्प्ट का एक मामला चल रहा हो, और मैं भी अदालती मूड के बारे में बताना शुरू कर दूं कि अदालती मूड ऐसा है या वैसा है, इस तरह का था या इसका मतलब ये था, तो मतलब मैं नहीं निकालूंगा अदालती मूड का। अदालती मूड का मतलब वो निकालेंगे जो अदालत के दायरे उसमें, बल्कि कोड नंबर 1 में मौजूद थे और जो सारी प्रोसीडिंग्स देख रहे थे और मूड्स भी देख रहे थे। अगरचे हम भी स्क्रीन पर मूड्स देख रहे थे, लेकिन उससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह नहीं होती हैं। हम बहुत धुंधले इमेजेस होते हैं बाज़ दफ़ा जो चैनलों पर नज़र आ रहे होते हैं, हमें उससे ना लहजे से पता चलता है ना किसी और चीज़ से। पहली बात तो यह है कि अदालतें हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। असल में ये आखिरी पनाहगाह होती हैं किसी भी सोसाइटी में, जहाँ इंसान जाता है, जहाँ अगर उसे शिकायत है या वो कोई रिलीफ लेना चाहता है या वो चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई न की जाए और उसके ख़िलाफ़ गैर कानूनी गैर आइनी कोई काम हो रहा है तो वो ना हो, तो अदालत की पनाहगाह में चला जाता है। अब अदालत का काम होता है कि उसे रिलीफ दे और उसे उस सारे मामले से अगर उसकी गुलू खलासी हो सकती तो गुलू खलासी कराए। लेकिन अगर वही पनाहगाह जो है हम उसको क्वेश्चन कर लेंगे या उस पर अटैक कर देंगे या उस पर हमला कर देंगे या उसकी नामूस पर, उसकी इज़्ज़त पर हमला कर देंगे, तो ये मुनासिब नहीं होगा। और हम इफ एंड बट भी नहीं लगा सकते कि अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो इस कदर नहीं होना चाहिए, उस कदर नहीं होना चाहिए। हमारे सामने अदलिया की तारीख है जो बहुत शानदार नहीं है, बहुत ऐसी नहीं है जिस पर हम फ़ख्र कर सकें, और हमारे यहाँ ऐसे अदालती फ़ैसले आए हैं जो हमारे लिए हमारा सर झुका देते हैं और हम अपना सर नदामत से झुका देते हैं। बहुत ऐसे काफ़ी फ़ैसले हैं, बहुत से फ़ैसले हैं जिनसे, और ऐसे फ़ैसले भी हैं जिनसे हम सुरखरू होते हैं, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि हाँ ये भी जज थे। और अगर कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर बोलते थे तो पता चलता था कि बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहा है, विजडम बोल रहा है, दानिश बोल रही है और दानाई बोल रही है, अकल बोल रही है, कानून बोल रहा है, आइन बोल रहा है, आइन के आर्टिकल बोल रहे हैं, कानून की राहें खुलती जा रही हैं। जब वो बोलते थे तो ऐसा होता था। जस्टिस कियानी थे, मोहम्मद रुस्तम कियानी, क्या जज थे, और उन्होंने कहा था कि लोगों ने हमने सुना था कि लोग जो हैं लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं लेकिन हुक्मरानों ने तो हमें काला बाग दिखा दिया है। तो ये ऐसे ज़ुमैनी जुमलों से भी वो बड़ी बातें कह जाते थे, और ऐसे जज साहिबान भी थे। और ऐसे जज साहिबान को भी देखा है कि जो हुक्मरानों की मंशा की तरफ देखते थे। और जिस तरह से अपना जनरल KM आरिफ ने अपनी किताब में लिखा है और खाकी शेडोज़ में कि पूछा शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने जस्टिस अनवर हक से कि आपने ज़ियाउल हक को आइन में तरमीम का अख्तियार दे दिया है, तो वो कहते हैं कि वो तो मैं दे नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं दे सकते तो आप घर जाएं, चूँकि आप तो चीफ जस्टिस बने हैं उनकी मर्ज़ी से। फिर वो चले गए और खाना नहीं खाया और जाकर वहाँ अपने हाथ से अपना जो फैसला कन सुलाने वाले थे उसमें तरमीम की। तो ऐसे जज भी गुजरे हैं और ऐसे जज भी हैं जिनका हम नाम फ़ख्र से लेते हैं, जिन पर हम इज़्ज़त महसूस करते हैं, अपना तौक़ीर महसूस करते हैं, उनका नाम ले रहे हैं हम। जैसे दोराब पटेल थे, जैसे भगवान दास थे, बहुत से जज साहबान थे जिनका हम एहतराम करते हैं और
बाकी जो मौजूद हैं उनका तो सबका एहतराम हम पर वाजिब है, लाजिम है, हम उनका एहतराम करते हैं। हमें उनकी इज्जत का ख्याल करना है, अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। लेकिन एहतशाम साहब, चीफ जस्टिस काजी साहब ईसा के आज जो रिमार्क्स है वो बड़े मतवाजुन किस्म के थे। उन्होंने कहा किसी माशरे में, किसी मुल्क में इस तरह से गालम गलोच होती है क्या? एक तो उन्होंने ये सवाल उठाया। दूसरा उन्होंने कहा अगर किसी जज से प्रॉब्लम है रेफरेंस दायर कर लें, लेकिन इस तरह से आके न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना, इसका मकसद क्या है? ये तौहीन आमेज़ लहजा अपनाना, किस तरह से देख रहे हैं आप इस केस को और किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए आमना, चीफ जस्टिस साहब काई साहब का आपने पूछा है तो आज मैं देख रहा था कि बड़े वो दुखी लग रहे थे, और उस लिहाज से तो मैं देख रहा था कि वो खासी परेशानी थी जब उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पे लोग आके झूठ बोलते हैं, डॉलर कमाते हैं, झूठ बोल के बदजुबानी की जाती है, अखलाकियात से गिरी बातें। इसलिए आपने देखा मौलाना साहब को बुलाया, सूरत अहज़ाब तलावत करके बताएं इसका क्या मतलब। दूसरी बात है कि जहाँ तक काई साहब का आमना ताल्लुक़ है ना, मुझे लगता है कि इस केस में वो इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरह बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि जी मैं कभी भी तौहीन अदालत को मैं कोई केस आए सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का पहला केस है कि मैं तौहीन अदालत के केस में बैठा हूँ। तो ये तो उनका अपना जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक़ है तो बड़ा वाज़ेह तौर पर वो बता दिया कि वो इस हक़ में नहीं है कि केस चलना चाहिए। अब ये दो बंदे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का मामला ज़रा डिफरेंट हो गया है क्योंकि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग लिया, और आमना जब गैर मशरूत आप माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब है आपने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, उस पर फिर अदालत कुछ भी फैसला कर सकती है। जब तक जहाँ तक वाडा साहब का ताल्लुक है, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो आपने जिस तरीके से प्रॉक्सी कहा था और मेरे साथ ज्यादती की गई है, ये किया गया। प्लस दोनों हजरात जो है ये बात कर रहे हैं कि जी क्या पहली दफ़ा ऐसा हुआ। उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब वाडा साहब का तो रवैया, उनका तो लहजा ही बड़ा डिफरेंट है ना, उनके तो इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जी हर जगह वो इसको लेकर चलते रहे हैं। उन्होंने कहा जी खड़े हुए हैं, हाँ खड़े रहे कि अब जिसको कहते हैं, जिसको स्टैंड बाय स्टोरी वाली बात है ना, उन्होंने वो की। अभी जिस तरह उन्होंने कहा कि जी देखिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अब आप फजल रहमान साहब ने अदालत के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अदालत के बारे में कहा था, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, फिर अभी हाल ही में अपने शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काली भेड़ें कहा। फिर रऊफ़ हसन साहब के बारे में कहते हैं उन्होंने तो कंप्लिसेट एक जज को कहा, टाउट के नाम दिया, तो इससे सख्त बातें भी की गई। तो वो कहते हैं कि हमने तो ऐसी बातें नहीं की। बहरहाल ये प्रोरोगेटिव तो अदालत का है कि किस वक्त वो एक्शन ले सकते हैं। एक अब अगली बात यह है कि जी जो आज ये भी इस्लामाबाद में आमना बात होती रही कि ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि डायरेक्ट नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, अदरवाइज़ कोई शख्स चला जाता कंप्लेंट लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये दोनों जनाब उनको सुनते, उन दोनों को डी शीट कर देते जो इस वक्त सैनेट की उनके पास है। जो इस वक्त अदालत का मूड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मूड लग रहा है, तो इनकी वहाँ तो बचत हो गई। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। अब रह गया सवाल कि ये माफ़ी होगी नहीं होगी, लेकिन अब देखते हैं। अब बज़ाहिर तो यही लगता है कि शायद माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, एक दो मुलाकातों में, एक दो तारीखों के बाद उनकी बात मान ली जाए। लेकिन उनका फोकस अब देख लें जिस तरह आ गया है, मीडिया की तरफ आ गया कि 38, 28 से 35 चैनल का नाम लिया जा रहा है। सबने दिखाई थी कि कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, कोई मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। आपने देखा हम ना ये हम करते भी होते हैं, ये फ्रीजिंग वाली बात होती है, पैमरा वाले कुछ इस तरह के मवाद को रोक भी होते हैं, लेकिन आप देखें जब आप लाइव कवरेज हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप मुझे बताएं ना, पैमरा 50 प्रोग्राम हो रहे हैं एक वक्त में, तो किस किस को रोकेंगे? कहाँ उनको पता है कि ये शाम इस बात करने के बाद क्या बात करेगा, उसका जवाब गुस्से में। सर अब मुल्की मामला के तमाम, बल्कि तमाम सियासी केसेस इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि वो इस वक्त जेर बहस हैं, समाअत उसके हवाले से हो रही है, तो डेफिनेटली उस पर डिस्कशन तो होगी। शाह साहब ये अदालत बेसिकली ये इस केस में, हम ना आखिरी बात अगर मैं करूं, आखिरी बात मैं आखिरी बात करूं, देखें ये जो ट्रेंड बन गया है ना, जिसकी वजह से बड़े लोग परेशान है कि जी सारा फोकस अदालतों पे चला गया, सारे सियासी मामला, दुनिया जहाँ के मामला चले गए, आम आदमी सफ़र कर रहा है। कहा जाता है कि ये सिर्फ 70,000 केसेस, 80,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में 20-25 लाख टोटल केसेस है मुल्क में। लोगों की बारी नहीं आती, सियासी केस सुने जा रहे हैं। जी 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 जी, जी एग्जैक्टली बिल्कुल। शाह साहब इस केस में, इस केस का सुनने का मकसद आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि अदालत इंश्योर करना चाह रही है, क्योंकि हम ये देख रहे थे इस इदारे को एक अरसे से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से और सियासी रहनुमाओं की जानिब से। तो शायद ये इस बार बेसिकली सुनने का मकसद ये इंश्योर किया जाए जो एक प्रेशर उनको ऊपर एक आ रहा है वो उसको ओवरकम करना है, क्योंकि माफ़ी तलाफ़ी तो डेफिनेटली जैसे एहतशाम साहब भी कह रहे हैं वो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टफ टाइम दे के मामला आगे जाएगा। आपको लग रहा है ऐसा? ग्रिलिंग होगी खूब अजीब सी से लगारी साहब ने कहा और रुहेला ने भी कहा और एहतशाम साहब ने उस तरफ इशारा किया कि
आया ऐसा होता क्यों है? इस किस्म के करेक्टर जैसे वाडा साहब जैसे करेक्टर जिससे पहले भी नमूदार होते रहे, निहाल हाशमी साहब आपको याद हो, उन्होंने भी बड़े जज्बात में इस किस्म की तकरीरें की थी और फिर बाद में जो भी हुआ आपने फिर देखा कुछ दिन कबल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक मतलब इनडायरेक्टली बात की कि कुछ जजेज और कुछ अदालतें शायद लोगों को रिलीफ दे रही हैं, उनका कोई और मिजाज है। फिर किसी और ने भी ऐसा कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वाकई इस किस्म की स्टेटमेंट इंटेंशनली दिलवाई जाती हैं? वो तो एक अलग बहस है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ या नहीं हुआ और अदालत उनको क्या सजा देती है या नहीं देती। मैं और आप सिर्फ एक सतही तौर पे बात कर सकते हैं, ना हमारे इख्तियार में कि हम बता सकें कि अदालत क्या सजा देगी और ना ये कह सकते हैं कि उनको माफ करना चाहिए। स्पेकुलेशन पे बात है, ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। ये वो मिसाल हुई कि वो बड़ा अच्छा शॉट उन्होंने मारा और फील्डर के हाथ से गेंद गिर दी, अगर कैच होता तो वो आउट हो जाते। हम मतलब उस बात पे नहीं करते कि बॉल कैच हो जाता तो वो आउट हो जाते। मेन मसला ये है कि वाडा साहब इस पूरे पिछले 2-3 साल के अंदर अचानक नमूदार होते हैं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो पहले तो सवाल शायद अदालत को ये भी देखना चाहिए कि आया वो किसी के इंटेंशन पे कर रहे हैं या वैसे वो अजराए एंजॉयमेंट ये बातें कर रहे हैं या अजराए प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं। मैं मुस्तफा कमाल साहब की जो ठीक है पॉलिटिकल एक बात उन्होंने की कि वाकई उनसे गलती और वो इस पे माफी भी चाहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंटेंशनली जब भी आप किसी इदारे को टारगेट करना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में एक ट्रेंड बनता है। मेरी जाती राय ये, और मुझे लगता है कि एक हवा बनाई जाती है। अब ये हवा बनाने वाले कौन है? अगर आप देखें तो तमाम ये 2-4-6 कैरेक्टर्स हैं जो कि हमेशा से इस किस्म की चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए मुख्तसर सी बात यह है कि हम अगर इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंडिविजुअल्स कोई गलत फैसले करते हैं तो उन गलतियों से जो है वो मेरे ख्याल में सीखना चाहिए, क्योंकि बार बार एक गलती रिपीट करना और हमेशा उसके ऊपर स्टैंड लेना कि शायद हमने ठीक किया, ये बड़ी गलत चीज है। चाहे वो मुकन्ना है, चाहे वो हमारी अदलिया है, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट है, चाहे सेनेट है, या पाकिस्तान के अंदर जो हम कह सकते हैं मुक्तदर हल्के हैं। आखिर ये तमाम ड्रामेबाजी देखें, हमें भी अंदाजा होता है कि सारा ड्रामा चल रहा होता है। आपने एक ड्रामा किया, कुछ दिन बाद आप माफ हुए, फिर जो है आप बरी हुए, फिर आपने फिर तस्वीरें उतारी। अब मेन मसला पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान के मसाइल ये नहीं है जो 24 घंटे का इन्होंने एक ड्रामा रचाया होता है, एक स्टेटमेंट आती है उसके ऊपर फिर सुमोटो होता है नहीं होता, उसके ऊपर एक्शन होता है नहीं होता। हम रूट कॉजेज के ऊपर नहीं जा रहे। आज यकीन करें, मैं एक दोस्त की पेशी के लिए पेशावर हाई कोर्ट गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि कम से कम बहुत कम भी हो तो बात कम से कम 10,000 गाड़ियां उन अदालतों के आगे खड़ी थी। तो यार क्या ये अदालत में ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं या इनको इंसाफ नहीं मिल रहा? अदालतों को और बहुत सारे मसाइल हैं, लाखों केसेस ऐसे जो पिछले 40-40 साल से इनके पास पेंडिंग है। मेरे ख्याल में ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, कंटेम्प्ट हुआ या ना हुआ, मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी या ना दी। अगर आपने सजा देनी है तो एक ही दफा सजा दे दें कि कंटेम्प्ट करने वाले को एक इबरत का आप निशान बनाए। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, करते रहेंगे। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जी 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 माजरत के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे इस डिस्कशन का आगाज दोबारा करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी ताकि आप अपना नुक्ता जो आप आखिरी आप बात करना चाह रहे थे वो कंप्लीट करें, फिर हम अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। मेरे ख्याल बात कंप्लीट आई। मैं आखिर में एक ये बात करना चाह रहा था कि मौजूद अदालतें शायद कानूनी नुकात को भी समझती हैं और ज़रूरत को भी समझती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात में मुलविस लोगों को शायद एक ही दफ़ा अगर आप इबरत का निशान बनाएंगे तो आइंदा वो इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि तसलसल से ये चीज़ें हो रही हैं। और आखिरी जो बात थी वो ये थी कि इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर इंडिविजुअल गलतियाँ हैं, मेरे ख्याल में तमाम इदारों को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को उसका जिम्मेदार ठहराना वो मेरे ख्याल में सरासर गलत होगा। और इस चीज को मेरे ख्याल में कलेक्टिवली खत्म करना हो। जी बिल्कुल ठीक है जी, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। एक और अहम मामला जो हम देख रहे हैं वो ये कि बज़ाहिर अभी जो एक फ़ज़ा बनी हुई थी अदालतों से एक के बाद एक केस में बानी पीटीआई को जो रिलीफ मिल रहा था, अब कहा यह जा रहा था कि जनाब जिस तरह से साइफर केस के बाद एक इद्दत में निकाह केस ये मामला रह चुका है और उसके बाद उनकी रिहाई बहुत जल्द दिखाई दे रही है, उनकी राह हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये रिलीफ बाकी उनकी रिहाई का परवाना साबित हो सकता है? क्योंकि भी जो हम सारे मामला देख रहे हैं, खास तौर पर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है, एक ट्वीट मुतनाज़ वीडियो या ट्वीट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई पर काफ़ी हम देख रहे हैं सख्त किस्म के बयानात और सख्त किस्म की तनकीद का पीटीआई को इस वक्त सामने है।
इसी हवाले से फैसल वाडा साहब, जिनका हम पहले जिक्र भी कर रहे थे, कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और वो ये कह रहे हैं कि इस पार्टी पर बैन लगने जा रही है, वो बैन लगता हुआ देख रहे हैं। क्या पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी? क्या पीटीआई पर मजीद केसेस बनेंगे इस हवाले से? चूँकि एफआईए ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दी है। इस सिलसिले में आज हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब दोनों एफआईए पेश भी हुए और उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर ये भी कह दिया गया एफआईए को कि आप महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की एक जो कॉपी है वो इनको दे दी जाए। लीगल कमेटी हुकूमती वो भी इस मामले को अब देख रही है, उसको भेजा जाएगा। तो जनाब, ये जो अब कहा जा रहा है कि पीटीआई के लिए आने वाले जो दिन हैं वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है, क्या वाकई इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे ये जो ट्वीट वाला मामला है ये डिलीट कर देना चाहिए और ये मामला किस जानिब जाएगा, मुतनाज़े ट्वीट और वीडियो का मामला, इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी शाह साहब आपकी तरफ ही आ जाती हूँ, ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब ट्वीट वाला मामला है इसके असरात क्या देख रहे हैं? ये आने वाले दिन मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी, मज़ीद केसेस का सामना रहेगा, अभी जेल में रहेंगे बानी पीटीआई इन मामलात में? देखिए, कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऐसे हैं जिनको उठाना मेरे ख्याल में वैसे भी मुनासिब नहीं है, और जब इतने सेंसिटिव सूरत हाल के अंदर आप हैं, आपकी पार्टी ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो चुकी है और आपकी लीडरशिप, फर्स्ट ईयर लीडरशिप तकरीबन ऑलमोस्ट वो हम कह सकते हैं कि वो इन हाइडिंग है, कुछ आपकी जेल के अंदर है, तो मेरे ख्याल में इस किस्म के एक्सपेरिमेंट से जो है वो गुरेज करना चाहिए। मेरी जाती राय है, वो चाहे वो खान साहब हो या कोई और शख्स हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं जब इनको आप इख्तिदार से अलहदा करते हैं तो वो जाके अदालतों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, जजेस के ऊपर भी चढ़ाई करते हैं, वो फिर मुक्के भी लहराते हैं, फिर ईंट से ईंट भी बजाते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं शायद उस पर जरूर बात करूंगा, मेरे ख्याल में कोई बुराई तो नहीं है अगर आप महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को देखना चाहें तो देख लें, तो मेरे ख्याल में कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं। और दूसरा देखिए, एक जो गलत तासुर और गलत चीज कुछ हमारे यहाँ जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स फैलाते रहते हैं वो ये भी है कि क्या वाकई जो 1971 के हालात हुए क्या वो सिर्फ एक भुट्टो साहब की गलती थी या याह्या खान साहब की गलती थी? आप हिस्ट्री के अंदर जाएं तो आप अपने बच्चों को वो भी बताएं कि 1948 से जिस तरीके से बंगाली को सरकारी जबान करार दिया जाना था, जिस तरीके से बाकी ऐसे मामला तसलसल से होते रहे और 1971 पे आगे जो चीजें हुई, बेशक उस जमाने में गलतियां हुई होगी, वो भी इंडिविजुअल से। मैं बार बार एक ही बात उसको भी कर रहा कि बिल्कुल आप अपने तरफ से एक ठीक डिसीजन करते हैं वो गलत साबित हो सकता है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का था, चाहे वो किसी सियासी जमात का था या बड़े सियासी लीडर का था। गलतियां हुई और गलतियों का खमियाजा हमने भुगता है। तो मेरे ख्याल में उस पर एक एकेडमिक डिबेट जरूर होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। दूसरा, इसको मेरे ख्याल में अना का इशू बनाना या मुल्क के साथ दुश्मनी से लिंक करना और फिर किसी को टारगेट करना, चाहे सियासी तौर पे हो चाहे जाती तौर पे हो, ये भी एक मुनासिब बात नहीं होगी। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी मेरे ख्याल में तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मुल्की सियासत के अंदर, पार्लिमानी सियासत के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने मिसाल है पीपल्स पार्टी की, वो इक़्तिदार से बाहर भी रहे, इक़्तिदार से अंदर भी रहे, लेकिन बड़ा एक टेक्निकली कह सकें उन्होंने एक ऐसे तरीके से सियासत की को हम इतने एक्सट्रीम तक नहीं गए थे। जरदारी साहब की कुछ स्टेटमेंट थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा की भी कुछ स्टेटमेंट थी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, लेकिन जो कुछ फिर PMLN ने किया बिल्कुल इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है, इनटॉलरेबल बिहेवियर जो है वो आपको मजीद मुश्किलात की तरफ डालेगा और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसको मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। सही। एहतशाम साहब, यही मामला जो अभी उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि ये भूटान की हुकूमत या किसी और मुल्क की हुकूमत ने इसको सेक्शन नहीं किया था, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, और इनमें जजेस भी थे, उन्होंने सेक्शन किया था। इतना बड़ा इशू बना दिया इसको। आप समझ रहे हैं कि ये मामला जितना इसकी हाइप क्रिएट हो चुकी है, ये आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किल हालात पैदा करने जा रहा है, और क्या ट्वीट डिलीट हो जानी चाहिए? देखिए, हम ना पहली बुनियादी बात तो यह है कि ये मशवरा मेरा होगा गौर खान को भी और अपने उमर अयूब को भी कि बजाय FIA से महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांगने के वो मार्केट में जाएं, वो मार्केट से मिल जाएगी। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में डीक्लासीफाई कर दिया गया था, तो ये किताब पढ़ी है, वहाँ से लेके पढ़ लें, इससे पता लगता है कि शायद पढ़ने लिखने का रवाज हमारा ख़त्म हो गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में नूर कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में आमना मैं आपको बताऊँ, मुझे याद आ रहा है कि एक इटालियन जर्नलिस्ट बड़ी मारूफ, उसका नाम था ओरियाना फलाची, उन्होंने किताब लिखी थी इंटरव्यू विद हिस्ट्री। 3 लोगों का इंटरव्यू किया था, कुछ 200 पौने 200 में किताब है, मैंने 30 साल 35 साल पहले पढ़ी थी।
भुट्टो साहब का, बेनज़ीर भुट्टो का और मुजीबुर रहमान का सख्त तनकीद का निशाना बनाया था उसने। मुजीबुर रहमान बेनज़ीर का नहीं था, सो मेनी वर्ड्स के वो दे वन से लेते नहीं जी, नहीं सॉरी, भुट्टो साहब का था। इंदिरा गांधी के भी था। हाँ, इंदिरा गांधी, मुजीबुर रहमान और भी थे, और भी थे, 5-6 लोग और भी थे, 6-7 लोग और भी थे। लेकिन इनका तीन का इनका उसमें जो है ना बहुत वाज़े तौर पे लिखा गया था, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में है तो 3 मुझे इसलिए ज़्यादा याद रहे उसमें, जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे आमना तनकीद की थी उसने मुजीबुर रहमान पे, इंदिरा गांधी पे, कि ये अलहदगी की तरफ जा रहे थे, प्लान किया गया था सारा के। और जो मुजीबुर रहमान की पहले की उन्होंने कहा था कि मैं 50 साल से कोशिश कर रहा था अलहदा मुल्क बनाने के लिए, सन 1950 से कोशिश कर रहा था अलहदा मुल्क बनाने के लिए। चलें, भुट्टो साहब को उसने जहाँ ये कहा कि बहुत एम्बिशियस आदमी है, लेकिन वहाँ उनको उसने बचाया, या वो समझ सकती थी कि जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई लोग इल्ज़ाम देते ना कि याया के साथ मिलकर मुल्क तोड़ा गया, तो वो उसने बात नहीं की थी। अब आ जाए असल मुद्दे की तरफ। अब ना 2 चीज़ें बड़ी सीरियस होने जा रही हैं। एक तो ये है कि ये अगर डिलीट नहीं करते जो ट्वीट की गई थी 71 के हवाले से, जिसको डिसओन किया इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को, लेकिन बानी पीटीआई डटे हुए हैं। वही बानी पीटीआई जो लोगों को कहते थे कि मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश मत करें, आज वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी अपनी खबर के तौर पर बता जा रहा हूँ, 2 बड़े केसेस बनने जा रहे हैं। एक तो म्यूटनी बगावत का केस बनने जा रहा है, 9 मई के कॉन्टेस्ट में एक बड़ा केस बनेगा, उसके लिए कहा जा रहा है बड़े माहिर वकला जो है ना उनकी खिदमत हासिल की जाएंगी। दूसरा तोशाखाना दोम के नाम से में भी तो रेफरेंस बिल्कुल। दूसरा नंबर 2 आएगा, ठीक है जी, उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के मुतल्लिक केसेस। ये एक मैसेज है, हम ना देखें इस वक्त सेंटर ऑफ पावर जो है अदलिया बन चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट भी एक समझती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ज़्यादती की जा रही है, और ये एक हमारे साथ दुश्मनी करके या हमें कुछ बताने के लिए ये लगातार धड़ाधड़ उनको रिलीफ दिए जा रहे हैं। और ये 2 महीने 2.5 महीने पहले ये सूरत हाल नहीं थी। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है हमना बहुत ज़्यादा। अभी कुछ लोग इस्लामाबाद में बातें कर रहे हैं कि अब इतना बुरा वक्त अल्लाह ना लाए, लेकिन अब ये 3 बड़ी सियासी जमातें, उसमें कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान, ये और 1-2 लोग और मिले, और आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस, इनका नाम लिया जा रहा है कि ये जब तक बैठ के इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपना इनपुट नहीं देते, सूरत हाल जिस तरफ जा रही है ये मुल्क के लिए सुसाइडल है। सियासी तौर पे मामला ठीक होने चाहिए। अब देखना यही है कि ये असल मसला झगड़ा है, ये ट्वीट को डिसऑन करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, नहीं करते तो मेरा ख्याल है जिस तरह जायशा बता रहे हैं ये अपने लिए मुसीबतें परेशानियाँ जो है ना वो बढ़ाने के चक्कर में है। जी सर, पीटीआई वाले एक रेफरेंस दे रहे हैं लगारी साहब, जिसमें मैंने भी देखी वो वीडियो 2018 की, मियां नवाज शरीफ साहब इसी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हर एक को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। वो कह रहे हैं अब हमने अगर ये मामला छेड़ दिया तो इसमें इतना इसको बनाने की क्या ज़रूरत थी जितनी इसकी हवा बना दी गई है। जी, मैं 2 किताबों को रेफ़र कर रहा हूँ। खान अब्दुल वली खान की किताबें हकायक हैं, और फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की डायरियाँ हैं, और तीसरी एक और किताब है जो जस्टिस मुनीर ने लिखी थी, फ्राम जिना टू ज़िया। अगर इन किताबों को आप पढ़ लें तो उसके बाद पहला मुकदमा जो है वो उमर अयूब के दादा जान पर बनता है। उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का फैसला कर लिया था। उमर अयूब के दादा जान जो है वली खान से कहते हैं क्यों तुम मशरकी पाकिस्तान की बात कर रहे हो, मशरकी पाकिस्तान को तो हम अलग कर रहे हैं। ये वली खान से कहा, वली खान ने अपनी किताब में लिखा है हकायक है। जस्टिस मुनीर को अयूब खान ने भेजा बंगाली लीडरों के पास, किताब में मौजूद है। जस्टिस मुनीर को भेजा, उसने खुद कहा है कि जनाब जाओ उनसे बात करो कि वो हमसे अलग हो जाएं। मसीहुर रहमान के पास गए और जस्टिस मुनीर चीफ जस्टिस के मनसब के बाद पाकिस्तान के वज़ीर कानून बन गए थे। उन्होंने जाकर कहा मसीहुर रहमान से कि आप अलग हो जाएं हमसे। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान हमने बनाया, तुमने नहीं बनाया है, अलग होना है तो तुम हो जाओ अलग। ये जवाब दिया उसने जस्टिस मुनीर को, जो अयूब खान का नुमाइंदा बनकर आया था पाकिस्तान को अलग करने के लिए, 2 हिस्से करने के लिए। और जो इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि खुद डायरियाँ अयूब खान ने कह दिया है कि हम उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि हम ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर रहे हैं और हम उनको साथ नहीं रखना चाहते हैं। फाइनली ये है कि हेनरी किसिंजर ने कहा है कि मुझे याया खान ने यकीन दहानी कराई थी कि हम बंगाल से निकल रहे हैं। अगर ये सारे सबूत मौजूद हैं तो आपको कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। आप यासद उमर साहब के वालिद साहब थे जनरल उमर, याया खान के
जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनसे बात करें, उनको सारी चीज़ों का पता होगा। मैं तो उनसे मिला था, सही, जनरल उमर से भी, जो इनके वालिद साहब थे, असद उमर के और जुबैर उमर के। मैं और बात करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई हवाला नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ठोस हवाले दे रहा हूँ। हमूद रहमान कमीशन बाद की बात है, हमूद रहमान कमीशन में क्या क्या लिखा है वो सारा कुछ भी हमें मालूम है। और ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे एहसान साहब बता नहीं, बाजार तो जाएँ जाकर वहाँ हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, अब मुझे कहें कि जनाब अगर वो मांगते हैं तो मैं असद उमर को जो है वो भेज दे, अपना उमर अयूब को वो किताब भिजवा देता हूँ, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट तो मौजूद है जी, तो ले लें। ये बात नहीं है, बात ये है कि ये बात इस मौके पर क्या की गई है। मुजीब रहमान बनने की कोशिश, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है कोई भी हो। आज या कहा जा रहा है कि पार्टी पर पाबंदी लगा दो, मैं किसी पाबंदी के हक में नहीं हूँ और किसी पाबंदी से मसला हल नहीं होगा। बात यह है कि ये बात पीटीआई को रियलाइज़ करना है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, कि रियासत है, एक स्टेट है, और उसके बारे में ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि हम उसको तोड़ देंगे या उसको टूट जाना चाहिए। उनके तर्ज अमल से लगता है कि वो पाकिस्तान को एक नहीं देखना तो सर चाहते। क्विकली हाँ या ना में डिलीट हो जानी चाहिए ये ट्वीट, पीटीआई को कर देनी मैं तो चाहिए। पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर आप उसके साथ मुत्तफिक नहीं है तो अलग डिलीट कर दें। चलें, ठीक है, चलें जी, हमाद की जानिब बढ़ते हैं। हमाद, आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? क्या नुकसान हो सकता है? क्या वाकई बैन की तरफ जाएगी ये पार्टी और ट्वीट डिलीट होनी चाहिए? आपकी राय इस पे? देखिए, मैं अभी ट्वीट के सब्सटेंस पे नहीं आता। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जो इंक्वायरी स्टेज थी उस पर बात की थी कि उसमें क्या होना चाहिए और क्या सवालात थे मेरी नज़र में जो हो सकते थे। अभी भी मेरा ज़्यादा फोकस इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही मैं रखूँगा। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो ट्विटर अकाउंट होता है वो या तो पर्सन का होता है और साथ ही साथ एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स भी होते हैं जो कि किसी ओहदे के होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक गालबन बना हुआ है, क्योंकि अब तो काफ़ी अरसे से ट्विटर चल नहीं रहा तो मैं उस पर यूज़ नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से उनका भी एक है। इसी तरीके से आप अगर हमारा देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं उनके हेड्स हैं, डीसीज हैं, कमिश्नर्स हैं, सीएम्स हैं, आईजीज हैं, उनके ओहदों के अलहदा से बने हुए हैं। हमें ये देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये ट्वीट जो किया गया है ये क्या इमरान खान के ज़ाती ट्विटर से किया गया है या चेयरमैन की कोई पोजीशन है और उसके ट्विटर हैंडल से किया गया है। आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और साथ एक गलत बात ये भी लिखी हुई है कि चेयरमैन पीटीआई। वो तो अब वो नहीं है, वो तो बैरिस्टर गौहर साहब है। अगर तो ये पार्टी का इससे कोई लेना देना है और ये ओहदे का है, फिर तो पार्टी के लिए इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। अगर ये किसी का जाती अकाउंट है, और जैसा कि है हमारे सामने ये उनका जाती अकाउंट है, ओहदे का अकाउंट नहीं है। अगर ओहदे का होता, चेयरमैन का होता, तो बैरिस्टर गौहर का मौकफ पेश कर रहा होता। वो बैरिस्टर गौहर का मौकफ नहीं पेश कर रहा, वो इमरान खान का जाती मौकफ पेश कर रहा है। और इमरान खान साहब इस वक्त पार्टी में कोई ओहदा नहीं रखते। अगर वो कोई ओहदा नहीं रखते और उनके जाती अकाउंट से कोई ट्वीट किया जा रहा है तो एफआईए पार्टी ओहदेदारान को कैसे बुला रहा है? दूसरा माद ये बताएं कि ये जो उनका ट्विटर अकाउंट है वो बाहर के किसी मुल्क में है, ये अब ये कह रहे हैं ऑन किया उसको कि कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है इसको? जी बिल्कुल, एक जाती अकाउंट मेरा अकाउंट है, अगर मैं किसी को यूएस में दे दूं, यूके में दे दूं, सपोर्टर्स हैं जी 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 वो खुद से इसको रन कर रहे हैं। मैं किसी को भी दे दूं तो वो कर सकता है। मैं किसी को दूं, मेरे मुल्क के खिलाफ करते रहो, जो ट्वीट मदले लेकर करते रहो, कोई वो बट स्टिल हाँ पीटीआई इसको मैंने जज किया कि मैं उसके सब्सटेंस पे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं ताकि आवाम को भी एजुकेट किया जा सके। नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये किसी को राइट नहीं है कि किसी का अगर कोई और भी हैंडलर है, कोई और हैंडल कर रहा है किसी के ट्वीट को, तो वो नहीं कर सकता है कि वो स्टेट के इस तरह से खिलाफ चला जाए और जो है एक विलन को हीरो बनाकर स्टेट के खिलाफ तो वो खुद भी नहीं जा सकता, किसी के थ्रू भी नहीं जा सकता। ये बात तो असूल की है और दुरुस्त है आपकी, और दुरुस्त तस्लीम भी की जाती है। स्टेट के खिलाफ तो ना वो खुद जा सकता है ना किसी को कह सकता है कि जाओ। मैं तो सिर्फ ये बात जाहिर करना चाह रहा हूं कि हमें ये चीज समझनी चाहिए कि एक पार्टी का अकाउंट पार्टी के ओहदे का हो सकता है और एक जाती शख्स का जाती हैसियत में हो सकता है। अगर जाती हैसियत में अकाउंट है तो आप पार्टी के ओहदेदारान को कैसे बुला रहे हैं? क्या उनकी डेजिग्नेशन में लिखा हुआ है कि वो इमरान खान का जो जाती अकाउंट है उसको भी हैंडल करेंगे, या इमरान खान ने कोई ऐसा बयान दिया है कि मैं इनके थ्रू हैंडल करता हूं? ऐसा मेरी नजर में, मेरे सामने, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं आया। अगर इसी तरतीब से आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो सिर्फ नोटिस हुआ है, हो सकता है नोटिस के बाद एफआईए को ख्याल आ जाए कि कोई ऐसा मामला नहीं है और इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर इनको इंक्रिमिनेट किया जाता है एफआईआर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें बेतहाशा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनको भी इंक्रिमिनेट किया जाता है, हरासा करने से रोक दिए, कार्रवाई करने से रोका है फिलहाल
पीटीआई की दरख्वास्त पे। ठीक है, मेरे नजर से ऑर्डर नहीं गुजरा, मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी नजर से वो ऑर्डर नहीं गुजरा। मैं अभी ये बात कर रहा हूं कि अगर आप पार्टी अहदेदार को किसी चीज से इंक्रिमिनेट करते हैं आगे, तो आपको प्रोसिक्यूशन में केस साबित करने में कई मसाइल आएंगे। आज तक जितने केसेस हमारे सामने आए हैं इस किस्म के सियासी केसेस, आप उसमें देखिए कि उसमें कई नकाइस मौजूद होते हैं। बंदा उसमें हम लोग उस पर सोचने पे मजबूर होते हैं कि इतनी वाजिया गलतियां क्यों रह जाती हैं। क्या मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे किसी को पाबंदे सलासल करना है, किसी को कोई मैसेज देना है, या वाकई सजा और जजा को लेकर आना है, वाकई मेरिट को लेकर आना है? तो अगर तो ये करना है तो फिर आप ये देखिए कि ट्विटर अकाउंट किसका है और बाकियों का उससे क्या लेना देना है। आप किसी को घसीट कर कैसे ला सकते हैं? दूसरा जो बात कही जा रही है, तासुर दिया जा रहा है कि दुरुस्त वक्त पे हम रेफरेंस फाइल करेंगे, ये भी एक खतरनाक तासुर है। दुरुस्त वक्त से मुराद अगर तो ये ली जा रही है कि जब बाकी सारे केसेस में छूट जाएंगे तो फिर दोबारा बंद करने के लिए हम फाइल करेंगे, तो ये बड़ी वही मामला हुआ ना। अगर तो माफी मांग लें तो सारे गुनाह धुल जाएंगे, जो हमने न्यूज कॉन्फ्रेंसेस पे भी देखा। तो सियासी मुकदमात के बारे में तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों की राय वही है जो हम पहले कह चुके हैं कि नहीं होने चाहिए, फिर तो ये सियासी मुकदमात बनते हैं और उस पर मेरा नहीं ख्याल कोई भी पैनलिस्ट कहता है कि होने चाहिए। माफी अगर ना मारे तो ये जाती अनाद और जिसको कहते हैं गुस्सा और एरोगेंस, ये सब कुछ करके अपनी पार्टी भी तबाह की, अब भी अंदर हुए हैं और अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो कौन इनसेन बंदा इस तरह की बातें करेगा? वो बात वो आमना जो खुद बना करते थे, मुझे बार बार ख्याल आता है कि वो कहते थे ये 1971 के मामले पे पॉलिटिक्स ना की जाए, मुजीबुर रहमान मत बना जाए। आज मुजीबुर रहमान वो जो ट्रेटर था उसको हीरो मानने, फिर आपको कौन मानेगा कि आप सर? लेकिन आयरनी तमाम लोग करते रहे हैं। पहले जैसे कहा जा रहा है पीपीएम नून भी करती रही है, स्क्रिप्ट बदलते रहते हैं, किरदार वही रहते हैं। जी एग्जैक्टली यही बात मैं कोट करने वाली थी, जो मैंने पहले भी कोट की कि अब लीगल जो कमेटी का कहा जा रहा है जी केस भेजेगी वफाकी हुकूमत इस मामले में। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो अभी हम देख रहे हैं हुकूमती रद्देअमल भी सामने आ रहा है, जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो फिर सर वो जो 2018 में वो भी ऑन रिकॉर्ड मियां नवाज शरीफ साहब ने टीवी चैनल को इंटरव्यू में ये बात की हुई है, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को किस तरह से जस्टिफाई करेगी ये केस हुकूमत? आप ना देखें, जब आप ये मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने जब बात की थी उसके बाद खामोश हो गए थे। खामोश रहना भी जो है ना वो एक बात की निशानी होता है कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। जब आप कहें कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अब उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, यही गौर खान थे, इन्होंने कहा उसके बाद वो भी गलत था, जब वो ये बात कर रहे थे तो वो भी गलत था। नहीं, वो ये कह रहे थे कि जी ये पहले तो वो माने नहीं थे, वो कहते थे उनका अकाउंट ही नहीं है, फिर उन्होंने कहा ये डिलीट होना चाहिए, ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जब उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत आगे चला गया कि वो क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी मुजीबुर रहमान को प्रोग्राम का वक्त उनके साथ बिल्कुल ठीक है। आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।